गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ आर पार्ट नंबर 6 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पार्ट 1 से लेके 2 तक हमने 1 से लेके 4 तक हमने इसके बेसिक्स कवर किए हैं। पार्ट 5 में हमने बहुत सारे MCQ देखे, जेई नेट बेस्ट, और ये लास्ट पार्ट हम बना रहे हैं थर्मोडायनामिक्स पे, और उस पर भी हम MCQ करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, पहला क्वेश्चन करो नीट का। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है और उसका एंथैल्पी हमें बताया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। What is the enthalpy change for decomposition of 1 mole of water? ये सवाल पूछा है नीट 2023 वाला। ठीक है, सो दिस इज नीट 2023 नंबर का क्वेश्चन है, IMP है। सवाल को एक बार शांति से पढ़ना। क्या बता रहे हैं वो? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? ट्वाइस H2 प्लस O2 गैस ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ से वाटर फॉर्म हो रहा है या वाटर का कंपोजिशन कर रहे हैं, और इसके लिए हमें कितना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताया उन्होंने, वो है -483.64 किलो जूल। इतना रिएक्शन का एंथैल्पी हमें मिल रहा है। ठीक है, मतलब हमने हाइड्रोजन गैस लिया और H2O हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन लिया है और वहाँ से वाटर गैस फॉर्म हो रहा है। द एंथैल्पी चेंज फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल के लिए कितना लगेगा? फिलहाल तो हमारे पास क्या बन रहा है? वाटर। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्ट लिख दूं, हमें क्या करना है? कंपोजिशन नहीं करना है, क्या करना है? डीकंपोजिशन। वाटर को डीकंपोज कर दो। वाटर बनाओ मत, वाटर को क्या कर दो? तोड़ दो। और कितनी वाटर को तोड़ो? 1 मोल को तोड़ो, इतना वो कह रहे हैं। व्हाट इज कंपोजिशन? व्हाट इज कंपोजिशन? फॉर्मेशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, बनाने का। और डीकंपोजिशन का मतलब क्या रहेगा? उसको तोड़ देने का, ठीक है ना, डीफॉर्मेशन करने का, डीफॉर्मेशन। तो बस वही फंडामेंटल हम अपनाते हैं। तो हमें डीकंपोज करना है, और ये क्या कर रहे हैं? कंपोज कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लेके क्या बना रहे हैं? वाटर। और ये क्या कह रहे हैं कि आप डीकंपोज कर दो 1 मोल वाटर को। अब 1 मोल का तो बाद में करेंगे, पहले इसका डीकंपोजिशन कर लेते हैं। मैं यही केमिकल इक्वेशन को उल्टा लिख देता हूँ। क्या आएगा ये? H2O बनाना, हाइड्रोजन इससे। अब मैं लेता हूँ ट्वाइस H2O और इसको डीकंपोज कर दिया, वाटर को तोड़ा, तो क्या बनेगा इसका? ट्वाइस H2O गैस, ट्वाइस H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मतलब यही रिएक्शन को अगर उल्टा कर दूं तो ये माइनस है, तो माइनस का क्या बन जाएगा? अगर रिएक्शन उल्टी तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? उल्टी। तो डेल्टा R ऑफ H इज इक्वल टू, ये माइनस था तो क्या बन गया? प्लस 483.64 किलो जूल, जितनी एनर्जी या इतना एंथैल्पी वहां पे बनेगा। ये फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन क्या है? ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस H2O। ये वाटर वेपर उन्होंने दे दिया। तो ये करने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से वाटर भरने में अगर इतनी एंथैल्पी लगती होगी, तो वाटर को तोड़ के फिर से ये बनाने में कितनी लगती होगी? ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? खाली प्लस। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? हमें जो एंथैल्पी मिली है, आपको दिख रहा है कि कितने मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं यहाँ पे? 2 मोल। लेकिन हमें किसका डीकंपोजिशन करना है? कितने वाटर को तोड़ना है? 1-2 वाटर को नहीं तोड़ना है, एक ही वाटर को। तो अगर 2 वाटर के लिए इतना, 2 वाटर के लिए, 2 मोल वाटर के लिए अगर इतना, तो एक के लिए कितना होगा? आधा कर दो। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर 2H2O कितना एंथैल्पी लगा हमें? 483.64 किलो जूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ नहीं किया है, ये फॉर्मेशन वाला दिया है एंथैल्पी, इसको डीफॉर्म कर दिया, तो उल्टा कर दिया। तो अगर फॉर्मेशन में 2 गैस के मोलेक्यूल से अगर वाटर बनने में -483 लग रहा है, तो वाटर को तोड़ के फिर गैस बनाने में माइनस लगेगा या प्लस? प्लस। तो ये भाई उल्टा कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पे प्लस। तो 2 मोल के लिए, 2 मोल वाटर के लिए अगर इतना लगेगा, तो एक के लिए कितना लगेगा? ये 2 या मल्टीप्लाई उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? H2O डिवाइडेड बाय 483.64 किलो जूल डिवाइडेड बाय 2। अभी कितना वाटर मोलेक्यूल है? 1, तो एक के लिए तो आया। क्या वाटर को हम डीकंपोज कर रहे हैं? यस, वाटर को डीकंपोज करना मतलब वाटर को तोड़ देना, तोड़ दिए। तो बस डिवाइडेड कर दो, कितना आएगा? H2O इज इक्वल टू 4 का आएगा 2, 8 का आएगा 4, इसका हो जाएगा लगभग आधा, 1 मान लेता हूँ 6, और ये कुछ ना कुछ आ जाएगा किलो जूल। ठीक है, सो जहाँ पे 2, 4, 1 होगा वो आंसर हमें सही करना है। तो यही एक लौता ऑप्शन हमारे पास है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलो फटाक से छापो इसको। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं, अगर ये आपका लिख के हो गया होगा तो। ठीक है, सवाल इजी है। अब अगर हम इसमें और एक थोड़ा सा बात देख ले
क्विट कर देते इसको। तो ये जो रिएक्शन थी यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये माइनस साइन आ रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो छोटे छोटे लॉजिक उसमें होता है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल नीट 2013 में पूछा गया है, नीट 2013 का सवाल, ठीक है। क्या क्या बोला है उन्होंने, 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशन आर गिवन। अच्छी बात है, 3 केमिकल इक्वेशन हमें दी है। ये कुछ ग्राफाइट है और ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और उसमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, x किलो जूल पर मोल है। उसके बाद फिर से ग्राफाइट लिया, कार्बन, उसमें ऑक्सीडेशन करवाया और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो उसमें कितना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया, y किलो जूल आया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, फिर रिएक्शन किया, फिर z किलो जूल आया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द अबो इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख के फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिलो इज करेक्ट। कौन सी रिलेशनशिप इसके लिए करेक्ट है, ऐसा हमें इस रिएक्शन को देख के बनाना है। नीट 2013 में पूछा गया सवाल। एक्चुअली ये ही हमें आंसर भी बता देते हैं, यही क्या करते हैं, हमें आंसर भी बता देते हैं। क्या रिलेशन है, तीनों का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा जो हमें फाइनल आंसर की तरफ ले जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है, एकदम सिंपल ट्रिक लगानी है, वो चीज ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो, वो चीज ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो। मुझे तो यहाँ ये दिख रहा है कि इधर भी CO2 है और इधर भी क्या है, CO2। मैं इस इक्वेशन को देता हूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी CO2 है, यहाँ भी CO2 है। मैं एक काम करता हूँ, एक जुगाड़ करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 से, नाम देने की जरूरत नहीं, याद है ये इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 2 को। देखते क्या होता है, इक्वेशन 1 लिख देते हैं, C प्लस O2, वो गैस वगैरह आप लिख लेना, गिव्स CO2, माइनस करता है इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 है CO गैस, ये लिख देता हूँ मैं, ग्राफाइट सॉलिड आएगा, ठीक है, हाँ, प्लस 1/2 O2 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, CO2। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सब्सट्रैक्ट कर दिया, चलो कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ माइनस होने के बाद क्या बचे, C से CO चला गया, कैसे लिखेंगे में, C माइनस CO, C से CO गया तो लिखा C माइनस CO, ठीक। आगे लिखता हूँ प्लस, अब ये O2 कितना है सर, ये 1 O2 है, 1 O2 में से आधा O2 चला गया, 1 O2 में से आधा O2 चला गया, तो O2 कॉमन निकाल लेते हैं, O2 कॉमन, ये O2 कॉमन, तो क्या बचा बीच में, 1 माइनस 1 हाफ में, एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा। सो यहाँ ऐसा कर लो, 2 1 जा 2 माइनस 1, 1/2, सो यहाँ बचा 1/2 O2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, ये चला गया, यहाँ पे बचा 0। ये यहाँ CO जो है ना, ये टर्म माइनस है, लास्ट वाले वीडियो में भी शायद हमने ऐसा ही एक प्रॉब्लम बनाया था, ये CO क्या है यहाँ पे माइनस, अगर मैं CO को उधर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, प्लस। चलो रीराइट करते हैं इक्वेशन को, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करा, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, C माइनस CO, एक ऑक्सीजन से आधा ऑक्सीजन चला गया, ये आधा ऑक्सीजन, CO2 कैंसिल, तो 0 आया। यहाँ पे ये CO माइनस है, उधर जाके क्या होगा, प्लस। तो इक्वेशन कैसे आएगी, C ये बचेगा प्लस हाफ O2 बचेगा, ये C बचा यहाँ पे, ये यहाँ बचेगा आधा O2, और ये CO माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस CO। इसको गैस कर देते हैं, अब इसको भी गैस कर देते हैं, कैसा दिख रहा है ये, C इक्वेशन 2 को देखो, C हाफ ऑक्सीजन प्लस क्या बन गया है, CO। इसका मतलब इक्वेशन 2 कब मिलती है, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर दे। अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कौन सी इक्वेशन मिल रही है, इक्वेशन नंबर 2। एम आई राइट, मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया, तो जो फाइनल आंसर बना वो किसके इक्वल दिख रहा है हमें, देखो यहाँ पे इक्वेशन 2, C ग्राफाइट लिख दो, यहाँ पे C ग्राफाइट प्लस हाफ ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। लेकिन 1 की क्या एनर्जी है, 1 की क्या एनर्जी दिख रही है आपको, x, ये x, माइनस 3 की क्या एनर्जी है, z। आई बात समझ में,
अगर आप ये करोगे तो ये बिल्कुल 2 के बराबर मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया 1 - 2 किसके बराबर है, सॉरी 1 - 3 किसके बराबर आ गया है, 2 के बराबर। 1 की एनर्जी क्या है, x किलो जूल, 3 की एनर्जी क्या है, z किलो जूल, और 2 की एनर्जी क्या है, y किलो जूल। ये इधर z माइनस है, अगर उधर भेज दिया जाए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, x = y + z। ये रिलेशन हमें मिल रहा है। अब इसको ढूंढते हैं यहाँ पे, ये देखो ये x = y + z, ये सही है। सो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। कुछ करना ही नहीं था, दोनों में जुगाड़ कर दिया, एक तीसरा आंसर लेके आ गए हम, और ये देखा कि इसमें रिलेशन क्या है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 5th वीडियो में भी जाओगे ना, तो वहाँ भी हमने इसी तरह एक सवाल सॉल्व किया है, वो भी जेईई नीट पूछा हुआ था, और ये एक प्रैक्टिस हो गई। तो हमें ये पता चला कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं रिलेशन वाले, तो हम इसको करेंगे, और ये प्रूफ भी नीट में पूछा गया एक सवाल है। ठीक है, सो दिस इज रियली IMP सवाल, और यहाँ से हमें रिलेशन मिला x = y + z। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको, चलो छाप लिया इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये भी एक इजी सवाल था, 2015 नीट, अगेन 2015 में पूछा गया सवाल, लिख देते हैं यहाँ पे जेईई एंड नीट 2015 पूछा गया सवाल है, IMP सवाल है। कवि क्या बता रहे हैं हमें, अभी सवाल आया तो किसी कवि ने तो बताया होगा। सो पोएट सेड द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज 393.5 किलोजूल पर मोल, ऐसा कवि ने हमें बताया। सो कवि इज द ग्रेट, क्या बताया कवि ने, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन किया गया किसका, कार्बन का, कोयले को जलाया गया, ये कार्बन है, और उसका क्या किया गया, कंबशन, मतलब कंबशन किया गया मतलब क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन। दिमाग में सेट करना है। अगर ये कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू, किस में कन्वर्ट किया गया उसको, CO2 में, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी एक गैस है और ये एक सॉलिड है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन जलाने के बाद जो हीट निकली वो कितनी निकली, डेल्टा R, गलत डेल्टा C, कंबशन है ना, डेल्टा C ऑफ कंबशन इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब कोयले को जब जलाया गया मतलब ऑक्सीडेशन किया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, और इस पूरे जलने में -395। अब आप ये सोचो, जब कंबशन होगा, आपके दिमाग में अभी डाला ना मैंने, जब कंबशन आएगा तो हीट मिलेगी या हीट जाएगी, जाएगी ऑब्वियसली, कंबशन है ना। और कोयला जलते हुए दुनिया ने सबने देखा है, ठीक है ना, दिल जलते हुए देख सकते हो, तो कोयला नहीं जलाया होगा, कभी जलाया होगा, तो कंबशन में एक्सोथर्मिक है, तो माइनस आ गई, ठीक है। द हीट ऑफ रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, तो अगर ये हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए, कितनी हीट छोड़नी पड़ी कार्बन और ऑक्सीजन को जलने के बाद, इतनी। तो ये बताओ द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35 ग्राम ऑफ CO2। तो आप जितना कोयला आपने पहले लिया पता नहीं, तो आप ये बताओ कि अगर हम 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाएंगे, तो कितनी हीट रिलीज होगी फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस, कार्बन और ऑक्सीजन गैस से, फ्रॉम कार्बन से और ऑक्सीजन गैस से अगर आप बनाओगे, तो 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन लगेगी, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा F। कितने ग्राम का कोयले का, 35.2 ग्राम कोयले का, ये भी हमें बता दिया है। और हमें कौन सी जानकारी दी है, हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और उससे क्या बनाया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बना दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम है यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सर ये नहीं पता, ये मोलेक्यूल है, तो मोलेक्यूल का क्या ले लो, मोलेकुलर मास। तो कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक का कितना 16 और दूसरे का 16, 16 + 16, तो कितना बन गया 44, ये 32 और ये 10, 42 और 2 44 ग्राम। जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तब कितनी हीट वो बाहर फेंक रहा है, -393.5। तो बताओ 35.5 पे 35.2 ग्राम
कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए, क्या करने के लिए, बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए कितना लगेगा। इसका कंबशन है और इसका क्या है, फॉर्मेशन, तो इसलिए मैं माइनस को केस में बदल देता हूं प्लस में। आई बात समझ में। तो 44, फिर से लिखता हूं अच्छे से इसको समझने के लिए, 44 ग्राम के लिए कितना, 393.5। तो बताओ 35.2 ग्राम के लिए कितना। तो बस कितना को x मान लेता हूं, इसको इधर भेजता हूं, x ऊपर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, ये नीचे आ गया, इधर 44, ये ऊपर कितना है 293.5, ये नीचे, ये कहाँ जाएगा ऊपर 35.2। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू, सारे किलो जूल है, मैंने किलो बिलो नहीं लगाया, आप ले लो। ये x को ऊपर भेजो, इसको नीचे लाओ, और इसको कहाँ भेजो, ऊपर। x इधर, ये नीचे और ये ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या पहले इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे भेजो, आ जाएगा। कितना आ रहा है, C नहीं, C नहीं आना चाहिए, ये आएगा, ये ऑप्शन आएगा। पॉजिटिव है ना सब कुछ, पॉजिटिव 315, और सारे किलो जूल में, तो ये किलो जूल, छोटी वैल्यू नहीं आएगी, सारे बड़ी बड़ी वैल्यू, तो मोटा ही आंसर आना चाहिए। तो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि 3.0 में, तो C पहले से ही हमारे ऑप्शन की लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ खेल 360 अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसमें प्लस और माइनस में, तो अभी अब फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो ये कंबशन वाला है, उसकी उल्टी वैल्यू ले ली, तो आ गया हमारा ऑप्शन ए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम। तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इतना, और वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, मोलर मास ले लिया 44 ग्राम। 44 ग्राम के लिए इतनी वैल्यू, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए अगर इतनी वैल्यू है, तो 35.2 ग्राम कार्बन के लिए कितनी लगेगी, तो हमने निकाल ली। अब ये समझ गया वाई वे लर्निंग कि थर्मोकेमिस्ट्री में क्यों इतना पढ़ा जाता है। अगर हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद इतनी हीट वो सराउंडिंग में छोड़ देता है, तो जो हमारे इंडस्ट्रियल में या जो केमिकल प्लांट्स है या जो थर्मल प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उसमें हम दिन भर बहुत कोयला जमाते हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी हीट छोड़ता होगा, ये कैलकुलेट किया जा सकता है इससे। क्योंकि केवल 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो उसके लिए सराउंडिंग में इतनी हीट बाहर फेंक दी जाएगी, तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, और उससे कौन सा इफेक्ट आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बस वही हमें अवॉइड करने के लिए ये सारी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ठीक है, डन, मिटा दे इसको, लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। जेईई मेंस 2011 का सवाल, जेईई मेंस 2011, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी, समझना है, लोड नहीं लेना है। जेईई मेंस 2011 में पूछा गया सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, एक प्रोसेस दे दी हमें, उसमें वो बता रहा है कि हाफ ए और बी मिला के कुछ बन रहा है, हाफ ए से बी बन रहा है, और इसमें कितनी हीट मिल रही है उसको, 150 किलो जूल पर मोल इतना मिल रहा है, उसका एंथैल्पी बताया सबका। तो ये एक टेबल है एक्चुअली। जब 3b से 2c और d बन जाते हैं, 3b से क्या बना, 2c और d, तो कितनी हीट का लॉस हो गया, -125 इसका, और E प्लस ए से क्या बन गया, 2d, तो उसमें कितनी हीट का फायदा हुआ उसको, 350 किलो जूल पर मोल का। ऐसा कुछ दे के रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, ये दे के रखा है। अब इन्होंने क्या कहा, अब हमें वो फाइनल आंसर बताओ जिसमें फॉर B प्लस सी से क्या बने, E प्लस 2E, उसके लिए डेल्टा H क्या होगा, उसके लिए डेल्टा H क्या होगा। मतलब हमें ऐसा कुछ इसमें ना ऊट पटांग हरकतें करना है कि फाइनल आंसर क्या बचे, B प्लस D और इस गिव्स E प्लस ट्वाइस C, ऐसा ही बचना चाहिए। आपको सब कुछ फ्रीडम है, आप कुछ मल्टीप्लाई करो, कम ज़्यादा करो, किसी इक्वेशन में 2 मिला दो, किसमें से कुछ घटा दो, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, सब काटने के बाद B प्लस D गिव्स E प्लस 2C, ऐसा कुछ आना चाहिए। अब हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे आंखों के सामने क्या है, 4 मार्क्स है, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें खाली लॉजिक लगाने के लिए पूछा गया। तो हमारा पसंदीदा कलर लेता है और कुछ दिमाग लगाता है। हमें बी रखना है, हमें क्या करना है, बी रखना है। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में बी आना ही चाहिए। तो बी आने के लिए यहाँ 3b है, 3b है, तो 3b नहीं चाहिए, कितना बी चाहिए, एक ही बी चाहिए। तो हमें इसमें से बी कम करना पड़ेगा, तो काटना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसमें से बी रखना, ये 3b है, तो इधर तो बी नहीं है, इधर बी है, तो यहाँ क्या लाऊं मैं, 2b, तो इधर का 3b और उधर का 2b मर जाएगा। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। चलो हमें एक लॉजिक मिल गया।
कर देते हैं इक्वेशन 1 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कौन सी थी, 1/2 a गिव्स b। आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे लॉजिक लगा रहा हूँ, 1/2 a, रीराइट करता हूँ मैं, 1/2 a गिव्स b। इसको मैं ना दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से किया ये और ये मर गया, और यहाँ 2 किया, तो क्या बन गई इक्वेशन, a गिव्स 2b। आर यू अंडरस्टैंडिंग, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर मर गया, ये a ही बचा, और 2 से इसको भी किया तो ये 2b बन गया। क्लियर है। नीचे वाली इक्वेशन को लिख दिया मैंने, क्या है मेरा, 3b गिव्स 2c प्लस d। तो अगर मैं कुछ करूँ तो अभी देखो a तो नहीं चाहिए, a नहीं चाहिए, यहाँ 2b है, 2b मरने के बाद एक ही b बचेगा। अब मुझे d रखना है, केवल d किस साइड में रखना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ कहीं भी d दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं, d कहाँ है, RHS में, यहाँ भी और यहाँ भी। मैं एक काम करता हूँ, थर्ड इक्वेशन को ना उल्टा कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया, उल्टा। ये मत भूलना हमने इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से। 1 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। तो खाली इधर ही 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, उसकी वैल्यू को भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। ये भूलना मत, बाद में लिखेंगे। या फिर लिख देता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 कैंसल, a बचा, 2 से इसको मल्टीप्लाई हुआ, 2 भी हुआ, तो इसकी जो एंथैल्पी है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितनी हो गई, 300। ठीक है, इसको एज इट इज रखा, 3b गिव्स 2c प्लस डी, 3b 2c प्लस डी, तो इसकी एंथैल्पी को हमने टच भी नहीं किया, -125। लास्ट में एक काम करते, इस इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ d चाहिए, केवल मैं इस 2d को इधर लेके आ जाऊं तो ये 2d और ये इधर का d, एक ही d बचेगा। देखो उल्टा कर देता हूं, तो ये था e प्लस a गिव्स 2d, तो मैं लिखता हूं 2d, मैं लिखता हूं 2d गिव्स e प्लस a। क्या किया मैंने, इक्वेशन को उल्टा। अगर मैं इक्वेशन उल्टा करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस 350 है तो क्या हो जाएगी, माइनस 350 हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग। ये एक लॉजिक बनाने की कोशिश की, पता नहीं अब ये सक्सेस होगा तो ठीक। वाई दिस इज 300, ये पहले 150 था, लेकिन मैंने इक्वेशन इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, डबल। इस इक्वेशन को एज इट इज रखा तो उसकी एंथैल्पी को भी एज इट इज रखा। इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई, वैल्यू उल्टी। चलो अब गणित सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आए तो ठीक, नहीं तो इन दोनों में ही कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 2b है और यहाँ से 3b, कितना b बचा यहाँ पे, केवल एक b। आई बात समझ में है, ये 2b है और ये 3b है, यहाँ से एक एक चला गया, तो 2b और 3b, 3b में से 2b गए तो कितना बचा, b। ठीक है, इधर का a और इधर का a भी मर गया। यहाँ d है, एक d, और यहाँ कितने थे, 2d, तो यहाँ पे कितना बचा, केवल एक d। अब देखो क्या बचा है, a तो नहीं रहा, यहाँ क्या बचा है, केवल b। यहाँ d और 2d थे तो एक d यहाँ से चला गया, एक d यहाँ से गया, तो कितना बचेगा, d गिव्स, क्या क्या बचा है यहाँ पे, 2c, और क्या बचा है, e। तो हमें क्या चाहिए था, e प्लस 2c, इतना ही चाहिए था। मतलब क्या है, ये जो भी हमने किया है वो बिल्कुल सही है। चलो बस, इसका मतलब ऐसा अगर जुगाड़ करेंगे तो हमारा डिसाइडेड आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए हमें एंथैल्पी में क्या चेंज करने पड़े, इसको दुगना करना पड़ा तब जाके इक्वेशन आए, इसको कुछ नहीं करना पड़ा तो एज इट इज, और इसको उल्टा करना पड़ा तो ये प्लस क्या बन गया, माइनस। अब इसको सॉल्व करो, 300 माइनस 350, 300 माइनस 350 तो माइनस 50, और ये माइनस 125, तो कितना बन गया, माइनस 175। क्या यूनिट लगाना है, किलो जूल पर मोल, तो 175 जहाँ पे होगा वहाँ पे हम टिक कर देंगे। ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। इसका मतलब थोड़ा लॉजिकल भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, छापो इसको फटाक से। नेक्स्ट, दिस इज अगेन IMP प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये, तो आपको अच्छी सी प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए। बेटा इसको बढ़ते हैं आगे, ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये रोमांटिक सवाल लग रहा है क्योंकि ऐसा सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी बनाया था, अगर हमें एक बार कर लेना तो फिर सब कुछ रोमांटिक ही लगेगा। चलो आगे करके देखते हैं इसमें क्या रोमांटिक बना है, देखते हैं। यहाँ हमें HH बॉन्ड की एंथैल्पी दी है, जैसे ही सवाल आएगा आप मुझे बताओ व्हाट इज डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी। सो ये आएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एंथैल्पी का सवाल दिखने के बाद हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए, हम सवाल को पढ़ेंगे ही नहीं, पहले बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला लिख ले। व्हाट इज डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी, चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज रियली एमपी। यहां से हमारा सवाल बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का चेंज पूछा जाता तो क्या करते आप? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये बॉन्ड वर्ड नहीं आना चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन बॉन्ड में हमें पता है जब बॉन्ड एंथैल्पी के सवाल आते हैं तो चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे तो रिएक्शन क्लियर दिख रही है हमें, दिस साइड इज रिएक्टेंट ना, दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। यहाँ लिख देते हैं रिएक्टेंट और यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट। अब 2009 में पूछा गया सवाल है तो इसको आईएमपी रखते हैं, मतलब इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और हमने पहले भी वीडियो में और उससे भी शायद जब हमारे थ्योरी लेक्चर थे तो हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो चलो रिएक्टेंट की बात करते हैं। रिएक्टेंट में आपको कौन से टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं इसको हाईलाइट करते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड मिल रहा है? कार्बन कार्बन। कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड रिएक्टेंट में? एक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक, शायद हम साइड में लिख लेते हैं ताकि यहाँ कचरा ना हो। एक रिएक्टेंट साइड है, केवल एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और क्या दिख रहा है आपको? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है। कितने कार्बन हाइड्रोजन? 1 2 3 4। तो 4 कौन से आपके पास? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड। और एक कौन सा बॉन्ड और है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है। एक कौन सा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड। दिस इज रिएक्टेंट साइड, राइट। चलो रिएक्टेंट साइड के एंथैल्पीज लिख लेते हैं। लिखेंगे टोटली 1 मल्टीप्लाइड बाय, बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड की डबल बॉन्ड की एंथैल्पी क्या देके रखी है हमें? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एंथैल्पी, चेक आउट दिस। कार्बन कार्बन कितना है? 606.10 किलो जूल। 60610। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड एक बार ही है तो एक बार, और उसकी एंथैल्पी क्या बताई उन्होंने हमें? उसकी एंथैल्पी क्या है? 606.10 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। नेक्स्ट जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन। कितने हैं ये? 4। देख लो 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ उसकी एंथैल्पी क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 4 है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी है? 1410.50 प्लस, और कौन सा बॉन्ड बचा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड? 1। क्या है उसकी वैल्यू हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की? 1 × 431.37। दिस इज ऑल अबाउट दी रिएक्टेंट साइड। बस गुणाकार करना है, सिंपल। माइनस अब केवल प्रोडक्ट के बारे में सोचो। ये आ जाओ यहाँ प्रोडक्ट पे, क्या दिख रहा है प्रोडक्ट में? सर कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है। डायरेक्टली लिख दो, अभी साइड में लिखने की जरूरत नहीं। कार्बन कार्बन कितनी बार है? एक बार। सो -1 × कार्बन कार्बन बॉन्ड की वैल्यू क्या है? ये वाली 336.49 प्लस, अब कौन से बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन 1, कार्बन हाइड्रोजन 2, 3 4 5 6। 6 बार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। बताओ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हालत है? 410 4 × 410 410.50। बस इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ गया। चलो आंसर निकालो, फटाफट आंसर निकालो और बताओ क्या सही आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आपका आएगा। अभी मैंने वेट किया, आपने शायद उस टाइम में सॉल्व कर लिया, जो भी आंसर आएगा वो होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। देख लो, आप सॉल्व करो और कमेंट में डालो कि कौन सा आंसर आ रहा है, या आप प्रिपेयर करो अच्छे से। एक बार करोगे तो मेरे ख्याल से आराम से आंसर आ जाएगा। सो मज़े की बात क्या है, हमने स्टार्टिंग वाला सवाल 2023 से उठाया, वो भी आप सॉल्व कर चुके हो। अगर आप 2009 के भी कर रहे हो, 2012-13 के भी बीच में की जेईई नीट के सवाल कर रहे हो, तो आपकी कमांड आ रही है इस पर। आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने से इतना मतलब नहीं रखना चाहिए। आपने इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया, मतलब ये टाइप आपके लिए क्या हो गया, अब खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। ठीक है, आगे वाला सवाल लो, चलो कॉपी करो। ये जबरदस्त, ज्यादा ही बूढ़ा सवाल आ गया, 1994। अब मैं इसके लिए जेईई नीट नहीं लिखता हूँ, कॉम्पिटिटिव बोलता हूँ इसको, कॉम्पिटिटिव एक या कॉम्पिटिटिव सवाल। ये 1994 का एक बूढ़ा सवाल क्यों आया क्या बता, बहुत बूढ़ा सवाल ले लिया मैंने। चलो करो। फॉलोइंग रिएक्शन ऑकरिंग इन ऑटोमोबाइल, क्या लिखा है? इन ऑटोमोबाइल, एक फॉलोइंग रिएक्शन हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मतलब इंजन बिंजन में कई रिएक्शन हो रहा होगा, और वहाँ पे इसको C8H18 को जला रहे हैं
और उसका ऑक्सीडेशन क्या मतलब उसको जला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ है, कॉमन रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन्स की। तो बताओ नीचे में से कौन से साइन डेल्टा एच डेल्टा जी, दिस इज रियली इंटरेस्टेड क्वेश्चन, बहुत आईएमपी सवाल करो इसको, बहुत ज्यादा आईएमपी, ये अपना बेसिक चेक करवाएगा। फॉलोइंग रिएक्शन ऑकरिंग इन एन ऑटोमोबाइल मतलब कोई व्हीकल में हो रही है। व्हीकल में हम क्या डालते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। आप गाड़ी में क्या डालते हो, लस्सी या पेट्रोल डीजल या रॉकेल, पेट्रोल डीजल डालते हैं। तो पेट्रोल डीजल किससे बना है, हाइड्रोकार्बन से। तो चलो एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसको जलाते हैं, है ना। सर मेरे पास गर्लफ्रेंड है, मैं उससे जलाऊंगा ना, पढ़ाई से जला सकते हो आप, उससे कोई नहीं जलेगा, वो तो छोड़ के जाएगी ना आपको कभी ना कभी। पैसा है तो मौज मस्ती है, और पैसे के लिए नॉलेज चाहिए। तो हमने कुछ ऑक्टेन ले लिया, है ना, कार्बन आटे मतलब क्या आएगा, ऑक्टेन वगैरह आएगा ये, और उसका ऑक्सीडेशन करवाया। ये जो मोल्स है ना उस पर ध्यान मत दो, हमने हाइड्रोकार्बन लिया, उसको जलाया, पेट्रोल रॉकेल डीजल ये जलने के बाद हमें क्या देते हैं, एनर्जी। तो इंजन में इसका कंबशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जब चीज़ कंबशन होगी तो एनर्जी हमें मिलेगी, और यहाँ से हमें मिला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मोलेक्यूल मिल गए, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि बताओ द साइन ऑफ डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच का साइन बताना है, डेल्टा एस का साइन बताना है, और डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, ये सब कुछ हमें बताना है इस रिएक्शन के हेल्प से, ठीक है। क्या आएगा, लगाओ लॉजिक। डेल्टा एच क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, स्पॉन्टेनियस। पेट्रोल को या डीजल को जब आग लगाते हो तो उसको बोलना पड़ता है कि लुल्लू पेट्रोल सोनू बाबू जल जा। पेट्रोल को आग लगाते ही कैसे जलेगा, वो फटाक से। तो कौन सी रिएक्शन है ये, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। आप मुझे बताओ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव। अब सवाल नहीं करना है, हमें फिर से उसकी तैयारी करनी है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 व्हेन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस इज लेस देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम में। सवाल तो हम कर लेंगे कभी भी, उसका नहीं दिक्कत, हमें ये समझना है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एस कहाँ है, बीच में, तो डेल्टा एस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें बीच में प्लस है, ए ही, बी भी और सी भी है, तो डी भी है, तो सी नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का लगता है। अब 3 ही है, जो मतलब तुक्के बहादुर लोग होते हैं ना, मतलब बस नहीं सर मैं तो अक्कड़ बक्कड़ खेलूंगा, है ना, तो उन लोगों के लिए तुक्के मारने के लिए आसान है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको। चलो डेल्टा जी के बारे में जानते हैं, डेल्टा एस एच क्या होगा, सोचो। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, आप आंसर बता देना। अगर मैं ऐसा लिखूं, आंसर आप बताओ, डेल्टा एच मैं लिखूं इज इक्वल टू प्लस 10 किलो जूल, और मैं लिखूं डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 10 किलो जूल, कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एच अगर माइनस है, तो पॉजिटिव वाली रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये नॉलेज गेन करो। और अगर हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब आप मुझे आपका काजू बादाम खा के जो डेवलप किया है दिमाग, वो लगा के बताओ कि जब आप इसको जला रहे हो ऑक्सीजन के साथ, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पेट्रोल को जलाने के बाद हीट बाहर निकलेगी ना, इंजन गर्म होगा, या इंजन बर्फ की तरह ठंडा होता है, गर्म हो जाता है, हीट कहाँ छोड़ी जाती है, बाहर। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं, तो हीट बाहर निकलेगी। अगर हीट बाहर निकलेगी तो डेल्टा एच क्या आएगा हमारा, माइनस, और डेल्टा एच माइनस आएगा मतलब एक्सोथर्मिक है, या एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा क्या आएगा, माइनस। तो एच की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस। सर वो तो लिखना, अरे लिखेंगे नहीं, एमसीक्यू जेईई नीट का पेपर है, आपको सोचना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन जलाने के बाद, पेट्रोल जलाने के बाद, रॉकेल जलाने के बाद, डीजल जलाने के बाद हीट मिलेगी या निकलेगी बाहर, निकलेगी। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे पहला ऑप्शन माइनस हो, ए बी है और डी भी है, तो क्या नहीं है फिर, बी नहीं है। अब जुगाड़ू लोगों के लिए और मजे की बात है ना, है ना, मजा आ गया। अब ए और डी में ही खेलना है। कोई लोग गर्लफ्रेंड के नाम से इनिशियल से भी स्टार्ट करते हैं, वैसा भी आ सकता है, दिमाग की बात। अब डेल्टा जी के बारे में सोचते हैं। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मैंने बताया, और डेल्टा जी कब स्पॉन्टेनियस होता है, वेरी गुड,
वेन डेल्टा जी, ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप ये कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना इसका, मैं मिटा रहा हूँ अभी इसको, या फिर यहाँ लिख देता हूँ येलो कलर, येलो नहीं फेवरेट कलर, हाँ। जब डेल्टा जी 0 से छोटा हो, जब डेल्टा जी 0 से छोटा हो तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। मतलब 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा क्या आता है, 0 से बड़ा क्या आता है, 0 से बड़ा 1 2 3, और 0 से छोटा क्या आता है, -1 2 3। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। पेट्रोल को आग लगाते वक्त उसको, है ना, बचपन में होता है ना ऐसा, जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं ना तो हमें सू करने के लिए भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। हमें मम्मी ऐसी पकड़ती है और कैसा आवाज करती है, क्या, तब हमें समझता है कि सू करनी है। क्या पेट्रोल को आग लगाने के बाद बताना पड़ेगा कि यू आर द पेट्रोल, नाउ कैच द फायर? नहीं, लगा के देखो और पास जाके देखो, मुंह जल जाएगा आपका, बोलने की जरूरत नहीं। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी जब 0 से कम होता है तभी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस। डेल्टा जी किस पे स्पॉन्टेनियस होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में हो। तो भाई यहां भी कौन से आंसर आएगा, माइनस। अब देखो क्या बचा, माइनस, प्लस एंड माइनस। ये एकदम, ये रोमांटिक सवाल नहीं बोल सकते इसको, ये रोंगटे खड़े करने वाला सवाल था, है ना, जो हॉरर मूवी में होते हैं ना ऐसे सवाल। तो हमारा एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, तीनों भी कंसेप्ट को चेक किया। कैसे चेक किया, ये आपके दिमाग में ये टेबल होना चाहिए, ये एक होना चाहिए और गिब्स फ्री एनर्जी वाला होना चाहिए। तो ये तीनों को छापो, फिर आराम से सवाल करो। चलो फटाफट लिखो इसको। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, 10 करोड़ के लिए। पैसे की कोई गारंटी नहीं है, हाँ, मतलब बोलने में क्या जाता है, 10 करोड़ का सवाल है। यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, ये सवाल आपके ऊपर, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर लिख देता हूं। ये सवाल आपके ऊपर कर्ज है मेरा, क्या ये कर्ज, तो आप लोगों पे बहुत बड़ा कर्ज है, तो आप इसको सवाल सॉल्व करो। अगर ये आपको नहीं आता है सो एक वाटी लेना है, टेक अ बाउल, उसमें आपको थोड़ा पानी डालना है, ये पानी भर देना है उसमें, और फिजिक्स सबको ही पता है, तो h हाइट पे जाना है और उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, फिर mgh, और यहाँ खड़ा रह के ऊपर वाले से कहना है, ऊपर वाले, मैंने जो भी पाप किए उनको भूल जा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर मुझे तो स्विमिंग आता है, मैं तो बस मजे करूंगा, मजे नहीं करना है, कर्ज है आप पे, कर्ज फेडो, ठीक है। बताओ क्या आंसर आएगा, चलो 2002 में पूछा गया है, ये वेरी करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो लिखो, डूबने की कोई जरूरत नहीं है। एंट्रोपी, मैंने एंथैल्पी बोल दिया, आई एम सॉरी, एंट्रोपी, एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल। क्या यूनिट होता है, जूल पर केल्विन पर मोल। तो भाई केल्विन और मोल को ऊपर लेके आओ, तो जूल, केल्विन ऊपर आया तो केल्विन इनवर्स, मोल ऊपर आया तो मोल इनवर्स, जूल पर केल्विन पर मोल। एकदम चिंदी सा सवाल था। कैसा लिखते हैं हम एंट्रोपी को, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्स अपॉन टी, यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। डेल्टा एस याद नहीं आया तो भाई टोटल डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, और ये सराउंडिंग का वैल्यू है आपके, यहाँ सराउंडिंग लिख दो। सराउंडिंग में एक तो हीट जाएगी या एक हीट मिलेगी, एंट्रोपी हमें मिल जाएगी। सो दिस इज रियली रोमांटिक क्वेश्चन, तो जो पढ़ेगा उसको आएगा, अब जो नहीं पढ़ेगा वो गधे चराएगा, ठीक है। तो गधे किसी को चराने नहीं है। ये आया क्वेश्चन की बारिश हो रही है, क्वेश्चन नंबर 16, ये हम डीपीपी से लिए हमने सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे, इन विच रिएक्शन डेल्टा एस इज निगेटिव। कौन सी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एस निगेटिव बन रहा है। प्यार से भरा हुआ सवाल है, इतना प्यार जीवन में कोई नहीं बांट रहा है, इतना ये लोग बांट रहे हैं। हम पहला ऑप्शन ये उठाएंगे कि किसमें डेल्टा एस निगेटिव आता है। डेल्टा एस को मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, सॉरी गलत, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। नाम के लिए, समझने के लिए लिखता हूं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। और किसका एंट्रोपी निगेटिव आ रहा है। निगेटिव एंट्रोपी आना मतलब क्या, देखो पहला एग्जांपल, यहां वाटर किस स्टेट में मिल रहा है आपको, लिक्विड। किस स्टेट में है वाटर, लिक्विड। और आगे जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है वाटर किस स्टेट में है, सॉलिड। क्या है वहां पे, H2O लिक्विड गिव्स H2O सॉलिड। रिएक्शन में लिक्विड था पानी और सॉलिड बन चुका है, ठीक है।
तो बताओ लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा या सॉलिड का? लिक्विड का। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, इसकी एंट्रोपी क्या है? कम। सॉलिड है ना, सिकुड़ा हुआ है, इसकी एंट्रोपी क्या है? कम। और रिएक्टेंट की एंट्रोपी क्या है? ज्यादा। अब यहाँ फॉर्मूले में कैसे डालोगे आप? देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है? कम एंट्रोपी है, तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी? लो। और रिएक्टेंट में एंट्रोपी की वैल्यू क्या है? ज्यादा, हाई। तो आप मुझे बताओ अगर लो वैल्यू से हाई वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस। सर कैसे? अरे बाड़ानो, देखो आपके पास बर्फ है, अब ये मत बोलना सर ग्लास भी है, बर्फ है केवल, इतना याद रखो, बाकी दिमाग मत लगाओ। आपके पास वाटर है और आपके पास स्टीम है, तो व्हाट इज एंट्रोपी? चीजों का जमा होना या बिखर जाना। एंट्रोपी इज रैंडमनेस, रैंडमनेस। तो सबसे ज्यादा बिखरी हुई चीज क्या है? स्टीम। तो मैं यहां लिखता हूं इसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा, ज्यादा बिखरा हुआ मतलब ज्यादा एंट्रोपी, इसका थोड़ा सा कम और सॉलिड का सबसे कम। तो सॉलिड का एंट्रोपी कम होता है, लिक्विड का उससे थोड़ा ज्यादा होता है और गैस का सबसे ज्यादा होता है। ये तो हमारे बेसिक फंडामेंटल है। तो एंट्रोपी का आंसर कब आएगा? जब प्रोडक्ट का एंट्रोपी कम हो और रिएक्टेंट का एंट्रोपी ज्यादा हो। अगर हम लिख भी देंगे तो ये बन गया है सॉलिड, ये लिक्विड है, तो लिक्विड का ज्यादा आएगा और सॉलिड का क्या आएगा? कम। यही वैल्यू उठा दी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है? ज्यादा, हाँ, रिएक्टेंट में क्या है? ज्यादा, और प्रोडक्ट में क्या है? कम। अगर आप कभी भी लो वैल्यू से हाई वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? माइनस। तो मैं बोल सकता हूं कि ए एक माइनस एंट्रोपी है, यस। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। लेकिन बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन को क्या कर लेते हैं? चेक। यहां पे क्या है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये आपने छाप लिया होगा। बी ऑप्शन में चलते, ये समझ गया आपको? ठीक है। यहां देखो क्या है, 3 ऑक्सीजन है। कितने हैं? 3 ऑक्सीजन। मैं उसको अलग अलग लिख देता हूं। 3 ऑक्सीजन, O2, ठीक है, ये ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन गैस लिए इन्होंने? 3 लिख दिए। और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है वहां पे? 2O3, और O3 सबको पता है, O3 क्या होता है? ओजोन। ये ओजोन है। ऐसे कितने हैं? 2। ऐसे कितने हैं यहाँ पे? 2 बोल रहा है वो। O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस। अब आप मुझे बताओ कौन ज़्यादा फैला हुआ है? ये ज़्यादा फैला हुआ है या ये? भाई ये सिकुड़ गया है ना। टोटल कितने ऑक्सीजन थे? 6। ये फैले हुए हैं 1 2 3, और ये 2 ही इसमें सिकुड़ चुके हैं। तो इसका एंट्रोपी जो है वो क्या है? कम, लो। और इसका क्या है? ज़्यादा फैला हुआ है। ये 3 मिलके गुड बना लिए 2, और इन्होंने 2 मिलके 3 बना लिए। तो इसमें रिएक्टेंट साइड क्या आएगी आपकी? रिएक्टेंट साइड की वैल्यू गलत हो गया है क्या? ये प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड का क्या आ रहा है? H2O। तो H2O मतलब इसका एंट्रोपी कम है, तो मुझे प्रोडक्ट साइड पहले लिखनी चाहिए। तो प्रोडक्ट साइड में क्या है? लो। तो प्रोडक्ट साइड की वैल्यू क्या है? लो। ये फैला हुआ नहीं ज़्यादा, ठीक है, तो इसकी लो वैल्यू, और ये ज़्यादा फैला हुआ है, इसकी हाई वैल्यू। तो लो वैल्यू से फिर से हाई माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस आंसर। अब यहाँ पे और टेंशन आ गया, ये भी एंट्रोपी निगेटिव है और इसका भी एंट्रोपी क्या है? निगेटिव। ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन गैस 3 बार लिया है, मतलब क्या है? H2 H2 H2, ऐसा है 3 बार। और यहाँ क्या? अरे आई एम सॉरी, अमोनिया करना चाहिए मुझे, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे क्या लिया है हमने? ट्वाइस NH3, NH3 और NH3, NH3 कितनी बार लिया है? 1 बार और 2 बार। ये सिकड़े हुए हैं। और रिएक्टेंट में जाके देखो, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और क्या लिया है? 3 बार हाइड्रोजन, H2 और H2। तो बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा बिखरने की? ये ज़्यादा बिखरा हुआ लग रहा है या ये? इसमें तो 2 ही मोलेक्यूल है, और यहाँ कितने मोलेक्यूल दिख रहे हैं? 4 तो इसकी वैल्यू क्या है? बिखरने की बहुत कम, और ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो चलो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है? लो, रिएक्टेंट क्या है? हाई। तो लो से जब हाई माइनस करोगे तो डेल्टा एंट्रोपी क्या आएगा? फिर भी निगेटिव। इसका मतलब तीनों के तीनों जो है वो क्या है? निगेटिव एंट्रोपी। तो ऑप्शन नंबर डी, छापो इसको। चलो, तो 17 नंबर प्रॉब्लम
के लिए जो आपको समय दिया था, अब उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ये सवाल का जो लैंग्वेज है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ एक ऑप्शन में देखो एक ही चीज़ मिल रही है, वो पूछ रहा है डेल्टा एच के बारे में बताना और डेल्टा एस के बारे में बताना, एच और एस के बारे में। चल भाई एस इसके बारे में, तो सवाल पढ़ने से पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेल्टा एच क्या है। तो डेल्टा एच के बारे में क्या आएगा वो बारे में सोचते हैं। उन्होंने हमें आंसर दे ही दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो सोचना ही कहा है। रिएक्शन के सवाल के स्टार्टिंग में बोला है इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दो चीजें मिल गई, एक तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है एट फ्रीजिंग पॉइंट। नॉन स्पॉन्टेनियस कब है? जब वो फ्रीजिंग पॉइंट हो। फ्रीजिंग पॉइंट पे चीजें कैसी होती? सिकड़ी हुई होती। चलो मानता हूँ वाटर है तो वो बर्फ था, वाटर है तो वो क्या था भाई? बर्फ था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या दे के रख दी उन्होंने कि एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में लिखते हैं एंडोथर्मिक। लास्ट वाले सवाल में मैंने नोट्स बना के दी थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच, एंडो मतलब हीट मिलेगी, तो मैं लिख देता हूँ कुछ XYZ वैल्यू 100 किलो जूल लिख देता हूँ, एंडो मतलब मिली, पॉजिटिव, तो इसमें डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एक दिन से नहीं, भले आपने उस लास्ट प्रॉब्लम में लिखा होगा, आप दूसरी बार लिखोगे तो आपका ब्रेन होगा, पढ़ने से नॉलेज नहीं मिलेगा, पढ़ोगे लिखोगे और रिमेंबर करोगे तो। सो डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे? माइनस, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ मैं, माइनस किलो जूल, ठीक है ओके। तो इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, हमें हीट मिलती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए। चलो हम पढ़ लेते हैं और उसका खत्म करें। डेल्टा एच इज निगेटिव, ना भाई, डेल्टा एच और एस बोथ निगेटिव, एच भी निगेटिव, तो ये नहीं। अब ऑप्शन बचा बी डी। अब जो तुक्केश्वर लोग होते हैं, जो तुक्के पे अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनके लिए बी और डी है, वो तुक्का खेल के रख दो, ठीक है। और मैं इस पे लगाता हूं, ये सवाल है 5 करोड़ के लिए, है ना। कौन बनेगा तुक्केबाज? ठीक है व्हाटएवर, लेकिन हमारी जो कंपटीशन है ना, उसका नाम हम नाम भी दे देते हैं PWV। कौन बनेगा? कौन बनेगा? तुक्केबाज, तुक्केबाज जो भी बनेगा वो देख लेते हैं। चलो आपके पास बी और डी ऑप्शन है। अब जो एंट्रोपी के बारे में बताया गया है उसके बारे में भी हमें हिंट देके रखी है। वो बोल रहे कि जब वो नॉन स्पॉन्टेनियस था फ्रीजिंग पॉइंट पे, ठीक है ओके कोई बात नहीं, बिकम्स फिजिबल एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और वो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो गया? फिर पहले आइस था और जब बॉइलिंग पॉइंट आया तो आइस से किस में कन्वर्ट हो गया? वो वाटर में, फिजिबल हो गया। किस में? कंडीशन में, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या बनता है इसका? पानी। तो आप बताओ एंट्रोपी यहाँ ज्यादा है या कम है? एंट्रोपी ज्यादा है, सो डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा एस क्या आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो आपकी इसी लाइन में उसका अर्थ देके रखा था, सो डेल्टा एच एंड एस बोथ आर पॉजिटिव। अगर ये चल गया है तो आपके नाम के आगे लिखो मैं हूं तुक्केबाज नंबर 1। अगर नहीं है तो मानो कि किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया है, ठीक है छाप लो। सीधा दिया है वाटर है एंड बिकम फिजिबल एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का क्या हालत हो जाएगी? वाटर बनेगा। तो बताओ एंट्रोपी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, तो लिख दो यहाँ पे पॉजिटिव, बात खत्म, छापो चलो। तो ठीक है, ये सिंपल वाला ही सवाल था, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था, यहाँ पे बस इस लाइन में सेकंड वाला था। लेकिन अगर नहीं भी आए तो हमने कंपटीशन खेली है, कौन बनेगा तुक्केबाज, उसमें भी अगर लग जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा करना मत, इससे बैंड बच जाती है। एक एक मार्क आपके मेहनत का होना चाहिए। ये इक्वेशन है, इसमें हमें क्या पूछा गया है? फॉर द गिवन रिएक्शन H2 प्लस क्लोरीन एक्वस, मतलब जब आप एक्वा मीडियम में, लिक्विड मीडियम में जब आप हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन का रिएक्शन करवाओगे या उसमें क्लोरीन घोलोगे तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ट्वाइस H प्लस एक्वा प्लस 2 क्लोरीन आयन मिलेंगे, बराबर। तो मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब एक्वस मीडियम में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन के आयन मिलेंगे और क्लोरीन के आयन मिलेंगे। और ये जब पूरी प्रोसेस हो जाती है तो इसमें जो एंथैल्पी, एंट्रोपी जो भी कुछ हुआ है उससे हमें जो फाइनल एनर्जी मिलने वाली है वो है गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी ये मिल रही है। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन इज इक्वल टू -262.4 किलो जूल। अब ये बात हमें यहाँ ये भी सिखा रही कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी माइनस है तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस। क्या होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस। ये भी हमें एक नॉलेज मिल गया। लास्ट में पूछा गया द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। हमें फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, किसका? फॉर आयन ऑफ क्लोरीन। इसके लिए फॉर्मूला अपग्रेड कर लेना है,
डेल्टा जी फॉर्मेशन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन के फॉर्मूले हमने यूज किए थे, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरह हमने चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमें करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है वो, -262.4 किलो जूल इज इक्वल टू, केवल प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। प्रोडक्ट में क्या क्या हो रहा है आपके साथ, ट्वाइस डेल्टा जी नॉट ऑफ किसका, H प्लस का। याद रखना H प्लस आयन का जो फॉर्मेशन का एंथैल्पी होता है वो हमेशा कितना होता है, 0। याद रखना इन चीजों को, इसका टेबल आता है लेकिन अभी ये बता रहा हूं। प्लस और क्या रिएक्टेंट में, ट्वाइस क्लोरीन 2 डेल्टा जी नॉट, किसका वैल्यू लेना है हमें, क्लोरीन माइनस का, इसका निकालना है। हो गया रिएक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू, ये दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू हमने ले ली, माइनस। अब रिएक्टेंट के बारे में सोचो, रिएक्टेंट में क्या क्या है, रिएक्टेंट में है हाइड्रोजन, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ हाइड्रोजन प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ क्लोरीन गैस Cl2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन नेचुरल कंडीशन में अपने इसका भी आ जाएगा 0 और क्लोरीन नेचुरल कंडीशन में इसका भी क्या आ जाएगा, 0। नेचुरल कंडीशन में जो भी एलिमेंट होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए कोई भी एंथैल्पी नहीं लगता। हाइड्रोजन आयन का भी जो गिब्स फ्री एनर्जी वो कितना लेना है, 0। तो क्या बचा आपके पूरी रिएक्शन में आपके पास, केवल और केवल -262.4 किलो जूल, ये वाली आपकी फाइनल फॉर्मेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा आपके पास, इज इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा स्टैंडर्ड कंडीशन का एंथैल्पी फॉर क्लोरीन। तो वो क्लोरीन माइनस के लिए तो हम निकाल रहे, क्लोरीन माइनस आयन, एक्वा लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या मार दो उसको, डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा जी नॉट फॉर क्लोरीन आयन। इस क्लोरीन आयन के लिए ओवरऑल कितनी एनर्जी मिली इस क्लोरीन आयन ने या इस क्लोरीन ने, यहाँ क्या था वो क्लोरीन आयन, लेकिन ये क्लोरीन आयन कैसे बना, पहले वो खुद कौन था, क्लोरीन गैस, पहले क्लोरीन क्या था, क्लोरीन गैस, और वो रिएक्शन के बाद क्या बन गया है, क्लोरीन आयन। अब ये कंडीशन बनते हो, मैं उसका एनालिसिस बाद में बताता हूँ, पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 ने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया -131.2 किलो जूल। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे आंसर है ए, इसके साथ हम जाएंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है प्लस माइनस साइन का, ये बराबर रखना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मत करना। ठीक है, अब हुआ क्या, ये ऐसा क्यों आया, तो क्लोरीन ने आयन बनने के लिए एनर्जी मिलाई या एनर्जी का लूज कर दिया, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी क्लोरीन के लिए क्या आ रही है, माइनस, तो रिएक्शन नेचुरली हो जाती है। ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं है। अब ये सोचो कि ऐसा हुआ क्यों, आप शांति से देखो इसी चीजों को। क्लोरीन जो है ना वो कैसे जुड़ा हुआ है, सबको पता है कि क्लोरीन सर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा जुड़ा है, ऑलरेडी ये बॉन्ड बना है, दोनों बॉन्ड बनने के कारण ये क्लोरीन कैसा दिखता है हमें, Cl2 गैस। अब सोचो अगर बॉन्ड जोड़े नहीं, जो जुड़ा हुआ बॉन्ड है हमें उसको तोड़ना है, और क्लोरीन ऐसा क्यों कर रहा है, ये बहक तो नहीं गया है। जब क्लोरीन गैस पानी के संपर्क में आता है, इन द कॉन्टैक्ट विथ वाटर, तो वो अपने बॉन्ड को क्या कर देता है, लूज करता है, क्योंकि अब वो गैस रह के पक चुका है, उसको कहाँ आना है, पानी में, लेकिन गॉड ने उसको रोक दिया कि नहीं भाई तू ऐसे नहीं आ सकता, तेरी कंडीशन क्या है, फिर भी नेचर में अभी तू गैस है, तू हल्का है और तू हवा में उड़ना चाहिए। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं भगवान कुछ भी करो, मुझे पानी के अंदर स्विमिंग को जाना है। तो उसने कहा भैया इसका कॉस्ट लगेगा, तुझे पहले तेरे बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे पानी में आते ही, और जो तूने जुड़ने के लिए किसी जमाने में गैस बनने के लिए एनर्जी ली थी ना, अब उसको छोड़ना पड़ेगा। तो उसने पूछा कितनी छोड़नी पड़ेगी, तो गॉड ने कहा तुझे कितनी एनर्जी दे देनी पड़ेगी, -131.2 किलो जूल। इतनी एनर्जी तू किसको देगा, बॉन्ड तोड़ के सराउंडिंग को। इतना करने के बाद ही तुझे गैस स्टेट से मुक्ति मिलके तू क्या बन सकता है, क्लोरीन एक्वस आयन की कंडीशन में। अब ये मजा है, उसको लगा पानी में जाके बहुत मजा आने वाली, मछली की तरह जाऊंगा, पानी पानी खेलूंगा, तो आ गया एक्वस में। तो अब ये उसने पूछा ठीक है मैं वो एनर्जी दे भी दूंगा, लेकिन और क्या करना पड़ेगा, उसने बोला कुछ भी नहीं, क्योंकि तेरी एनर्जी जा रही है तो माइनस आ रही है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तू कुछ मत कर, बस एनर्जी गंवाने के लिए मुझे
फॉर्म पे साइन कर दे। अब ऐसा नहीं है, फॉर्म पे मतलब तू एनर्जी गंवाने के लिए अगर रेडी है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हो जाएगी, कोई भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा उसका मीनिंग है। और ये नेचर में हो ही रहा है, ठीक है, छाप लो इसको। चलो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ये एक चिंदी सवाल था और आपको अच्छे से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इस सवाल को हम जॉनी जॉनी एस पप्पा सवाल नाम देंगे। दिस इज जॉनी जॉनी एस पप्पा सवाल। क्या बोल रहा है ये, फॉर द प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर द फॉर द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ Ag प्लस आयन। तो हमारे पास क्या है, Ag प्लस आयन है। कौन से आयन है, Ag प्लस आयन, लिख लेते हैं Ag प्लस आयन। आयन मतलब एक्वस कंडीशन में, Ag प्लस आयन एक्वस कंडीशन, Ag प्लस आयन है विथ NaCl। और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaCl के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर आप चांदी के आयन और NaCl का रिएक्शन करोगे तो बताओ कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी, और ये रिएक्शन क्या, पहले ही मैं बता देता हूँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बनेगा इससे, Ag किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ। यहाँ बनेगा AgCl, कौन से कंडीशन में बनेगा, PPT प्रिसिपिटेट, और कौन ये हो जाएगा, Na प्लस का आयन निकल जाएगा। इस टाइप का रिएक्शन होने वाला है। पहली बात तो ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, एकदम फास्ट रिएक्शन होगी, एकदम फास्ट। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है। H इज 0 फॉर द रिएक्शन, देखना पड़ेगा, डेल्टा G 0 फॉर द रिएक्शन। लेकिन मुझे ये पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब होती है तो डेल्टा G के बारे में क्या कहना है, चार्ट बनाते हैं। व्हेन डेल्टा G इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा G की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव, निगेटिव, तभी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब डेल्टा G क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, सॉरी 0 से कम आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो कुछ है यहाँ पे सी क्या, डेल्टा G इज निगेटिव फॉर द रिएक्शन, यस। इसलिए मैंने कहा था दिस इज जॉनी जॉनी एस पप्पा ईटिंग शुगर नो पप्पा। मोबाइल देखेगा हा हा हा, ये वाली रिएक्शन है सी। डेल्टा G क्या आ गया आपका, निगेटिव, ठीक है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, डेल्टा G शुड बी इक्वल, नहीं रे भाई, इक्वल भी इक्वल नहीं है, क्या बफ दे रहा है। डेल्टा G इज 0 ना, डेल्टा H इज 0 फॉर द रिएक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं ऐसा कुछ। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी जगह भी है तो 20 नंबर का सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की सारी फेवरेबल कंडीशन मुझे बताओ। हमें इस सवाल को पढ़ना ही नहीं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस की हमें पूछा है और किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, H Ts के बारे में और S के बारे में, तो लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं पहले। आप मुझे बताओ स्पॉन्टेनियस के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली बात, मैं गिब्स फ्री एनर्जी लिख देता हूं, पूछा तो नहीं लेकिन लिख देता हूं, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये बात एक बताइए। हमें और एक ज्ञान दे के रखा है, एक ज्ञान कि अगर आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा G की वैल्यू क्या लाना, निगेटिव, ये लेके आना। अब आप मुझे बताओ, इस आंसर को डेल्टा G को निगेटिव लाने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H की वैल्यू छोटी रखना पड़ेगी और डेल्टा माइनस T डेल्टा S की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, बड़ी। क्योंकि अगर आप छोटी वैल्यू से 1 से अगर 100 को मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कर दो, आई एम सॉरी, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 99। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हमें छोटी रखनी होगी और ये चीज़ क्या रखनी होगी, बड़ी, ठीक है। क्या मैं इससे एक इक्वेशन बना, ये तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बचाने के लिए, तो डेल्टा H की वैल्यू छोटी रखेंगे और माइनस T डेल्टा S की वैल्यू क्या रखेंगे, बड़ी। तो सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस, और ये आंसर माइनस आना मतलब ये डेल्टा G क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि यह इन्होंने दिया है। तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, T डेल्टा S इज मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा H। ऐसे वाला पहला ढूंढो, कहीं पे है। TS बड़ा चाहिए तो A B में भी और A में भी दोनों जगह पे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने, सेम। अगर दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू क्या है जी, सेम, तो दोनों सेम आने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0। और डेल्टा G जो 0 है वो क्या कहलाएगा, कौन सी कंडीशन के बारे में बात होगी, इक्विलिब्रियम। हमें इक्विलिब्रियम नहीं पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो C और D इनका मुंह काला करना पड़ेगा, कर दो इनका मुंह काला,
ये कर दिया हमने इनका मुंह काला। चलो गए, अब यहाँ पे जब हम दो गलत चीज़ों को ढूंढते हैं तो हम कौन सी कॉम्पिटिशन खेलते हैं, कौन बनेगा तुक्केबाज। तो अभी अपने अपने तुक्के लगाओ आप, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये अच्छी बात है। मैंने कहा ना, तुक्केबाज कंपटीशन में लोग भाग के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे की बात पकड़ेंगे। अब वो बता रहा है कि डेल्टा एच पॉजिटिव चाहिए, डेल्टा एच क्या चाहिए, पॉजिटिव। अब आप सोचो, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव चाहिए तो दो ही ऑप्शन बचे, दोनों में भी क्या लिया है, पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करने में समय गवाओ मत, ठीक है। अब बात आती है फाइनल आंसर, अब यहाँ खेलेगा डेल्टा एस और डेल्टा डेल्टा एस में कि ये पॉजिटिव आएगा या नहीं। अगर मानो कि डेल्टा एच दोनों में भी पॉजिटिव लेना है, ये वैल्यू पॉजिटिव है ही, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव पहले से ही है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं डेल्टा एस को मानो पॉजिटिव लेता हूं, अगर चलो मानो मैं निगेटिव लेता हूं, अगर डेल्टा एस यहां निगेटिव ले लिया तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ डेल्टा एस को किसी तरह निगेटिव ले लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 1 माइनस टी की वैल्यू ले ली 30 डिग्री, डिग्री में नहीं लेते, केल्विन में लेते, ले लिए 30, और डेल्टा एस की वैल्यू मैं निगेटिव लेता हूँ, -2, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें क्या हो जाएगा, ऐड, और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आएगा क्या, नहीं। जब डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, 0 से बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर मैंने निगेटिव भी ली तो निगेटिव निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव बनते इसमें ऐड हो जाएगा और जी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो ऑब्वियसली मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं डेल्टा जी एस को पॉजिटिव लेता हूँ तो डेल्टा एच मान लो, डेल्टा एच की वैल्यू लेता हूँ मैं 1 माइनस टी ले लेता हूँ 300 केल्विन, और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव ले लेता हूँ मानो झूठ 2, तो 2 इंटू 300 कितना हुआ, 600, 1 माइनस 600 माइनस 599, तो आंसर क्या आ गया इसका, माइनस, और माइनस आंसर आता है तो वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, एस। इस बात को समझो तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। चलो छापो, नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। ये भी काफ़ी आसान सवाल था, आसान सवाल नहीं बोल सकते, आपको थोड़ा सा उसमें अगर आप प्रॉपरली समराइज करोगे और उस सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे, फॉर्मूले सारे लर्न करोगे, तो ये सवाल आपसे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, ये नीट 2014 का सवाल है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीट 2014 में पूछा गया सवाल, नीट 2014 पेपर चेक करो, यहाँ से ये सवाल आपको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखे रखी है, एक रिएक्शन ली है, रिएक्शन को कॉपी करते हैं हम। रिएक्शन है X2O4 लिक्विड कंडीशन में, और यहाँ से बनेगा 2XO2 गैस, और यहाँ पे कुछ जानकारी देके रखी है। डेल्टा U दिया है हमें 2.1 किलो कैलोरी, इतना देके रखा है। डेल्टा S देके रखा है 20 कैलोरी पर केल्विन, और टेम्परेचर देके रखा है हमें 300 केल्विन। तो ये जानकारी और ये कुछ रिएक्शन है, स्टेट लिखना, ये लिक्विड है और ये गैस है। हेंस डेल्टा जीज, और डेल्टा जी को पूछ रहे हैं, दिस इज रियली एमपी, डेल्टा जी पूछ रहे हैं। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला लिख देते हैं। डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी का फॉर्मूला यहाँ कहीं लिख देते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सबसे पहला काम है कि हमें ये चेक करना है कि हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा है। चलो टिक कर देते हैं। क्या हमारे पास डेल्टा एस है, यस डेल्टा एस है, ये है। क्या टेम्परेचर है, यस टेम्परेचर भी है। क्या हमारे पास डेल्टा एच है, नहीं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, जी तो हमें निकालना ही है। अब डेल्टा एच नहीं तो डेल्टा एच का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, क्या लिखेंगे हम, पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम वगैरह की कोई सेटिंग नहीं है, तो इसलिए मैं लिखता हूँ डेल्टा एन जी, गैस के बारे में ना, डेल्टा एन जी आर टी। तो अब डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा, यू दिया है ना, तो वही से समझ गया कि ये फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज डेल्टा एन जी, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं हम, एन ऑफ प्रोडक्ट, उसमें भी कौन से, केवल गैस, एन ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, और वो भी कौन से होने चाहिए, ओनली ऑन गैस, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और उसमें भी क्या लेना है, गैस। तो प्रोडक्ट में कितने गैस है, गैस के मोल है। प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे केवल 2 मोल गैस है, ये देखो गैस, और वो कितने, 2 मोल, तो मैंने लिख दिया 2, माइनस रिएक्टेंट में कितने गैस के मोलेक्यूल है, एक भी नहीं, लिक्विड है वो, मतलब 0, तो आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बराबर है नहीं,
2 माइनस 0 तो आ गया 2। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है 2.1 प्लस डेल्टा एन जी कितना है, ये आ गया हमारा आंसर। डेल्टा एन जी हमारे पास 2, वो सॉल्व करना ऑलरेडी आपको पता है, पीछे वाले वीडियो में भी हमने बनाया। आर की वैल्यू कितनी है 8.314 और टेम्परेचर कितना है 300, ये आ गई आपकी डेल्टा एच की वैल्यू। अब यही वैल्यू इसका कैलकुलेशन करो, जो भी आंसर आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये आंसर आ गया, ये उठा के यहाँ पर टक दो। सो डेल्टा जी बिकम्स डेल्टा एच की ये जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी, प्लस टेम्परेचर कितना है, आई एम सॉरी प्लस नहीं माइनस आंसर कितना है, टी कितना है 300 और मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एंथैल्पी कितना है, सॉरी चेंज इन एंट्रोपी कितना है 20 कैलोरी पर केल्विन। तो बस इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर लाओ, ये आंसर यहाँ डाल दो, ये आंसर में से इसको माइनस करो तो आपका डेल्टा जी मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, जो भी आएगा इसमें कैलकुलेट करो। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप खुद कर लोगे, कमेंट में डालना या बता देना, आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे केयर लेना है कि आप सिंबल माइनस प्लस साइन को प्रॉपरली ट्रीट करो, कन्वर्जन अच्छे से करो, और कैलकुलेशन आपको आते हैं, यहाँ डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इनफ है ये, और हम आगे वाले सवाल पे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी के और भी सवाल है, आप प्रैक्टिस में इन सवालों को कर सकते हो, ठीक है। चलो लिखो इसको, फटाफट कॉपी करो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। जो लैटेंट हीट वाला है, वो जब लैटेंट हीट या मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, सीपी सीवी और केटीजी के टॉपिक ले जाएंगे तो ये फिजिकल में हम कवर करेंगे। ये वाला आपके लिए कर्ज है, होमवर्क के तौर पे आप इस चीज़ों को देखो, तो इसको कर दो होमवर्क। इस टाइप के हमने डेल्टा एस, डेल्टा एच, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी के रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल किए, तो ये आप इसको होमवर्क के तौर पे ले लो, ठीक है। आंसर आप चाहिए तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो गए, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है। यहाँ से 24 नंबर का प्रॉब्लम आया, फॉर विच ऑफ दिस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज नेगेटिव। ऐसी कौन सी रिएक्शन या स्टेटमेंट है जिसमें डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। चलो बात करते हैं, व्हाट इज डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब डेल्टा एस सबको पता है, डेल्टा एस क्या होता है चेंज इन एंट्रोपी, और चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है रैंडमनेस, एस क्या होता है, या एस केवल, डेल्टा एस क्या होता है रैंडमनेस। और इस पे ऑलरेडी एक प्रॉब्लम किया गया, जिसका रैंडमनेस ज़्यादा होगा प्रोडक्ट में, जिसका रैंडमनेस ज़्यादा होगा, जो चीज़ रिएक्शन होने के बाद ज़्यादा बिखर जाएगी उसका एंट्रोपी क्या होगा ज़्यादा। तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी करो, अगर ये करने के बाद आंसर माइनस आता है तो वो हमारी केस सेटिस्फाई हुई। शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। उसके बाद स्टीम कंडेंस, एक एक लेते हैं, मैं शुगर का पहले लेता हूँ। शुगर का क्या कंडीशन, सर शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इसका डेल्टा एस काफ़ी छोटा है, हाँ, क्योंकि ये भाई कंडेंस है ना, तो ये बिखरा हुआ नहीं ज़्यादा, तो ये क्रिस्टल से बड़े बड़े। अब मैंने उसको पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद शक्कर पिघल गई, तो बताओ यहाँ एंट्रोपी ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है, एंट्रोपी नीचे ज़्यादा है। जब शक्कर घुल जाएगी तो उसके जो दाने होंगे या उसके जो क्रिस्टल होंगे वो जमे रहेंगे या घुल जाएंगे, तो चीज़ बिखर जाना ही ज़्यादा एंट्रोपी होती है। तो प्रोडक्ट में एंट्रोपी क्या मिली आपको ज़्यादा, वो घुल गया ना तो खुल गया एकदम, तो प्रोडक्ट में एंट्रोपी क्या आ गई आपकी इसकी ज़्यादा, और रिएक्टेंट में क्या आ गई कम। विच ऑफ दिस प्रोसेस हैज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नेगेटिव, शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, तो शुगर, ये फॉर्मूला सही है प्रोडक्ट रिएक्टेंट का, क्या ये सही है, एक बार चेक करना। शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, तो प्रोडक्ट में ज़्यादा एंट्रोपी आई, ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी हो गई प्रोडक्ट में हाई और इसकी आ गई लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं आ पाई, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन हमने लिया है, सॉरी ये वाला जो प्रोसेस करवाया है, इसमें जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्पॉन्टेनिटी है, सॉरी उसकी जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा आ रही है, हाई आ रही है, तो हाई माइनस लो आ जाएगा पॉजिटिव, तो हमें निगेटिव ढूंढना है, तो ये निगेटिव नहीं है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है।
2 नंबर के इसमें जाता है, स्टीम कंडेंस ऑन द सरफेस, मतलब ये पहले स्टीम थी, ये क्या थी, स्टीम। तो स्टीम थी रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में क्या थी, ये स्टीम, मतलब उसका जो एंट्रोपी वो क्या था, डेल्टा एस ज़्यादा था, बिखरा हुआ था, और उसके बाद उसको कंडेंस किया गया। ये सरफेस लेते हैं थाली, इस पे जमने के बाद ये कंडेंस हो गया, पानी बन गया। तो जब ये प्रोडक्ट में पानी बनेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, पानी, तो इसका एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। तो प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। तो अगर प्रोडक्ट में वैल्यू लो बनती है, प्रोडक्ट में वैल्यू क्या बन जाती है आपकी, लो। इफ द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन प्रोडक्ट इज लो, मतलब कम बनेगी कुछ ना कुछ, और रिएक्टेंट में अगर वो ज़्यादा होगी, हाई, तो बताओ आंसर क्या आएगा। कोई भी लो वैल्यू से हाई वैल्यू, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू अगर निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो इसका मतलब ये निगेटिव है, ये हमारे आंसर का हिस्सा है। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसका डेल्टा मेरे ख्याल से निगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका भी डेल्टा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमें केवल और केवल क्या ढूंढने को बोला है, निगेटिव। तो निगेटिव में कौन सा आंसर आ रहा है, 2, और केवल 2 का है बी में, तो हम बी को क्या करेंगे, करेक्ट आंसर की कैटेगरी में डालेंगे। सो बी इज आर करेक्ट आंसर। तो स्टीम कंडेंस हो रहा है, तो वहाँ से पता चल गया फर्स्ट वाला नहीं हो रहा है, CaCO2 जो है वो गिब्स, उसकी जो गिब्स वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव आएगी, ठीक है। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि उसका एंट्रोपी निगेटिव आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो ए आपका जो है वो पॉजिटिव है, सी जो है थर्ड वो भी पॉजिटिव है, और बी जो है स्टीम वाला कंडेंसेशन का, वही आपका उसका चेंज इन एंट्रोपी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो जब स्टीम था तो उसका एंट्रोपी जो था वो ज़्यादा बिखरा हुआ था स्टीम के फॉर्म में, तो एंट्रोपी ज़्यादा आया, तो ये वैल्यू हाई होगी आपकी। और जब वो पानी बन गया तो वो जम गया थोड़ा, तो एंट्रोपी क्या आ गई, कम आ गई, क्योंकि ज़्यादा बिखरेगा तो एंट्रोपी ज़्यादा, और कम बिखरा हुआ तो एंट्रोपी कम, तो हाई, लो में से हाई माइनस किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ये एक और होमवर्क के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो हमने जेई नीट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए। लास्ट वाला जो 5th नंबर का वीडियो था थर्मोडायनेमिक्स का, इसमें भी हमने लगभग मोर देन 30 MCQ किए। तो इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि जब आप इसी एग्जाम्पल की बार बार प्रैक्टिस करोगे, और कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, लेकिन थ्योरी के साथ जब तक आप लोग इसके MCQ नहीं करते या PYQs नहीं करते, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी बूस्ट होने वाला नहीं है। तो ठीक है, अभी इसके लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।